हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर 7 जुलाई सीटेट की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में ईवीएस के 50 डेज चैलेंज कंप्लीट कर रही हूँ। आज का हमारा ये डे 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में एक टॉपिक ईवीएस का डिस्कस कर चुकी हूँ। ईवीएस का जो कोर्स है वो मैं आप लोगों को 15 दिन में मेरे खुद के ही हैंड रिटन नोट्स के साथ में, जो मैंने अपने एग्जाम को क्लियर करते टाइम बनाए थे, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़कर, वही नोट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। टू द पॉइंट बात करेंगे। कोई भी जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा नहीं होगी। जो भी चीज़ होने वाली है वो इम्पॉर्टेंट है एंड एक एक चीज़ इसमें पढ़ने लायक है। और जो भी चीज़ है वो मैंने एनसीईआरटी को देखकर प्रॉपरली मैंने मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 15 क्लासेस होगी और 15 क्लासेस के अंदर ही मैं आप लोगों के साथ में जो है वो कंप्लीट ईवीएस जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा वायुमंडल। हम लोग सबको पता है कि वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर का जो गैसों का आवरण होता है उसी को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। कई बार ये दिखने में बहुत छोटा सा होता है, लेकिन कई बार इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है कि वायुमंडल हमारे चारों ओर का आवरण जिसमें गैसें होती है उसको वायुमंडल। अब हमको पता है कि वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसेज होती है। पहला हम सब इसका देखेंगे कि सबसे पहले नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, और इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है नाइट्रोजन, जिसका जो प्रतीक होता है, नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो एन होता है, और ये हमारे वातावरण में 78% होती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन, जिसका प्रतीक ओ होता है, और ये हमारे वायुमंडल में 21% होती है। और पेड़ पौधों और मनुष्यों के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन ही होती है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का प्रतीक जो होता है वो ए आर होता है, 0.9% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 के नाम से भी जानते हैं, CO2 जो होती है वो मनुष्य द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान जो है वो छोड़ी जाती है और पादपों द्वारा जो है वो ग्रहण की जाती है। और ये वातावरण में 0.03% होती है। एंड नियोन जो होती है वो 0.0018% होती है। इसका प्रतीक जो होता है वो Ne होता है। तो ये जो गैसों का संगठन है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितने कितने परसेंट होती है। पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं और मनुष्य कौन सी गैस लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है। और थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन। तो इस टॉपिक इतने इतने में से आप लोगों के ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में हम लोग एक और बात देखते हैं कि ऑर्गन जो वायुमंडल में 0.9% होती है, AR जिसका प्रतीक होता है, उसको हम लोग नोबेल गैस से भी ना जानते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी गैसेस दिख रही है ना। अब इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि निम्न में लिखित में से कौन सी नोबेल गैस है या कौन सी गैस नहीं है। तो आप लोगों को इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ऑर्गन होती है वो नोबेल गैस होती है। अब वायुमंडल जो होता है उसकी कुछ परतें होती है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। परतें जो होती है उसमें सबसे पहली परत होती है शोभ मंडल। टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। 4 से 5 लाइनें हर एक परत के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहला आता है शोभ मंडल, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। मौसम की जो घटनाएं होती है, जैसे सर्दी होना, बारिश होना, बाढ़ होना, इन सब की जो क्रियाएं होती है वो शोभ मंडल में ही होती है। और इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 13 किलोमीटर ही होती है। यानी कि वायुमंडल के बहुत सबसे पहली जो परत है वो शोभ मंडल ही है। उसके बाद में देखते हैं कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर टेम्परेचर 1 डिग्री तक लगभग कम हो जाता है। यानी कि क्षोभ मंडल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाता है ना, तो टेम्परेचर 1 डिग्री तक कम हो जाता है, यानी कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और वायु का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। अब इसमें से आप लोगों को ये 5 पॉइंट है, और ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं समताप मंडल। तो देखिए, समताप मंडल जो होती है वो ओजोन परत समताप मंडल से 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। अब ओजोन परत क्या होती है, तो ओजोन परत जो होती है जिसका प्रतीक O3 होता है, जिसको हम O3 के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत जो होती है वो वायुमंडल से आने वाली जो हानिकारक किरणें, जिनको हम सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जिसको हम लोग अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज भी कहते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। तो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल से 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोला जाता है। क्यों सुरक्षा कवच बोलते हैं हम ओजोन परत को या समताप मंडल को? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच होता है। क्योंकि सन से आने वाले जो यूवी रेज होती है, पराबैंगनी किरणें, जो मनुष्य के लिए कैंसर जैसे और त्वचा जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है।
उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बनता है और हर बार देखने को मिलता है और हर एक एग्जाम में देखा जाता है। सबसे पहली बात, ओजोन जो होता है तो उसका जो प्रतीक होता है वो O3 होता है। ओजोन परत की मोटाई जो होती है उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। ओजोन परत की मोटाई को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसकी यूनिट डॉप्सन। ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद में देखते हैं कि ओजोन परत जो होती है उसमें सी एफ सी गैस जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहते हैं, सीएफसी गैस जो होती है वो एज कम्पेयर टू अदर गैसेस बहुत नुकसानदेह होती है। हमारे फ्रिज में, हमारे जो भी एयर कंडीशनर होते हैं जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, उनके अंदर सीएफसी ही यूज की जाती है। ओजोन परत में सीएफसी गैस के कारण ये अंटार्कटिक यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो गया है, छिद्र हो गया है, और वहां के आसपास के जो लोग हैं वहां पर जो है वो सर्वाधिक मात्रा में कैंसर और त्वचा की बीमारियां और ब्लाइंडनेस इस तरीके के रोग ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ओज़ोन परत में छेद हो चुका है। और छेद होने की वजह से वहाँ पर जो है वो छेद होने की वजह से वहाँ पर यूवी रेज़ जो है वो सर्वाधिक मात्रा में धरती पर पहुँचती है। ये जो यहाँ पर एक फुल फॉर्म लिखी है सीएफसी की, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ कि ओज़ोन दिवस जो होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, ओज़ोन दिवस 16 सितंबर। वायुयान उड़ने के लिए यानी कि जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं तो उसके लिए समताप मंडल ही होता है। सेकंड नंबर वाला, सबसे पहला क्षोभ मंडल जहाँ पर मौसमी घटनाएं होती है। दूसरा आता है वायुयान उड़ने के लिए समताप मंडल। और ओजोन परत संरक्षण से संबंधित कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 1887 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अब ओजोन परत से संरक्षण के लिए एक जो है वो मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। कब हुई थी, तो 1887, और उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही बनेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1887 में। कहाँ हुआ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, इसीलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, और ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। उसके बाद में हम लोग तीसरी देखते हैं मध्यमंडल, जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है, क्योंकि और वायुमंडल से थोड़ा और ऊपर जाने पर दिखाई देती है। और उल्का पिंडों का जलना भी इसी परत में होता है। होती तो सबसे ठंडी परत है, लेकिन उल्का पिंड जो होते हैं वो इसी परत की साइड में जाकर जो है वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगली हम चौथी देखेंगे, आयन मंडल। वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है, और भू आधारित उपग्रह आयन मंडल में ही स्थापित होते हैं। भू आधारित उपग्रह मतलब होते हैं भूमि से द्वारा बनाए गए जो उपग्रह होते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, वो आयन मंडल में ही होते हैं। और रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है, रेडियो तरंगे जो पृथ्वी तक आती है, रेडियो तरंगों का परावर्तन हो जाता है, यानी कि वहां तक पहुंचती आयन मंडल से टकराकर वापस आ जाती है, तो परावर्तन हो जाता है जो आयन मंडल में होता है। अब यहाँ पर आप लोगों से टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है, तो आयन मंडल। भू आधारित उपग्रह कौन से मंडल में स्थापित होते हैं, तो आयन मंडल में। रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ होता है, तो आयन मंडल में। तो टू द पॉइंट ही मैंने लिखा है, एंड टू द पॉइंट ही क्वेश्चन आप लोगों के बनेगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सबसे बाहरी परत, कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, ऑब्वियसली बहिर्मंडल का मतलब ही यही है कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। और वायु का सबसे कम घनत्व, भाई वायुमंडल ही कम है, वायु ही कम है, तो घनत्व भी सबसे कम होगा। उसके बाद में हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ अंतरिक्ष यात्री जिनके बारे में हम लोगों से क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी की 5th क्लास की जो बुक है उसके अंदर आप लोगों के इन सारे के सारे जो मैं अभी करवाने वाली हूँ, मैं एक कल्पना चावला करवाऊंगी, राकेश शर्मा करवाऊंगी, और सुनीता विलियम्स करवाऊंगी। तो इन तीनों के बारे में आप लोगों के टू द पॉइंट एंड परफेक्टली आप लोगों को 5th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष यात्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कल्पना चावला, जिनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ। जन्म स्थान करनाल, हरियाणा। उसके बाद में ये लिखा गया है कि भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी, और अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत इन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में 1988 से की थी। अब यहाँ पर भी देखिए, मैंने कल्पना चावला से रिगार्डिंग भी बहुत ही जो टू द पॉइंट है वही बात करी है। आप लोग अपनी नोटबुक लेकर अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी इसको जो है वो अपने नोट्स को पोस्ट कर देती हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में पोस्ट करी है, वहां से भी आप लोग नोट्स देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को टेलीग्राम वगैरह यहाँ वहाँ कुछ भी ज्वाइन ना करना पड़े। डायरेक्ट आप लोगों को यूट्यूब की चीज़ यूट्यूब पर ही मिल जाए। तो डायरेक्टली अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और वीडियो नहीं देख पाते तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर डायरेक्टली जो है वो कर सकते हैं, अपने नोट्स जो है वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट। उसके बाद में यहाँ लिखा गया है कि 1988 में जो है वो एम्स रिसर्च सेंटर से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत करी थी। जन्म 1962 में हुआ था।
अपने करियर की शुरुआत 1988 में करी और 1995 यानी 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में ये शामिल हुई थी। राइट, उसके बाद में 19 नवंबर 1997 में उसने पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें STS-87 जो कोलंबिया का अंतरिक्ष यान था का हिस्सा बनी थी। पहली बार में 1997 में बनी थी और दूसरी बार में ये 16 जनवरी 2003 को बनी थी। दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए एसटीएस 107 कोलंबिया से उड़ान भरी थी और वापस आते टाइम में वापस कब आए थे? गए कब थे? 16 जनवरी, वापस कब आए थे? 1 फरवरी। तो ये ध्यान रखिए 15 दिन का लगभग गैप था। तो 1 फरवरी 2003 को सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी, यानी कि बहुत सारे 6 से 7 अंतरिक्ष यात्री गए होंगे आई थिंक सो, और उन सबकी डेथ हो गई थी। यानी कल्पना चावला वापस नहीं आई थी। अंतरिक्ष यान पहली बार जब गए थे तब सुरक्षित वापस लौटे थे और दूसरी बार जाने से वो सुरक्षित वापस नहीं लौटे थे। उसके बाद में हम देखते हैं अगले हमारे सुनीता विलियम्स जी। ये कहाँ के निवासी थे? तो अहमदाबाद, गुजरात के थे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, पहली तो थी कल्पना चावला, दूसरी थी सुनीता विलियम्स। 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। 300 यहाँ से यानी धरती से 360 किलोमीटर की दूरी पर ये गई थी स्पेस में और 190 डे तक अंतरिक्ष में रहने की रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। यानी कि ये जो है वो 360 किलोमीटर की ऊंचाई पर गई थी। 195 डे तक सुनीता विलियम्स रुके थे वहां पर एंड अंतरिक्ष पर रहने वाली, इतने ज़्यादा दिन तक रहने वाली पहली ये भारतीय मूल की महिला थी जिन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद में देखते हैं सुनीता विलियम्स का नासा में चयन हो गया था जून 1998 में और इनको पद्म भूषण से भी विभूषित किया गया था 2008 में। ये कुछ डेट्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2008 में इनको पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा और कौन सी फील्ड में? तो विज्ञान और अभियांत्रिकी। ऑब्वियसली विज्ञान से रिलेटेड, तो विज्ञान व अभियांत्रिकी के क्षेत्र में ही इनको शामिल किया गया था। अगला देखते हैं विश्व की पहली महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में मैराथन भी दौड़ी थी और 16 अप्रैल 2007 को दौड़ी थी। ये डेट आप लोग याद रखिए कि विश्व की ऐसी पहली कौन सी महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर दौड़ दौड़ी, यानी कि दौड़ लगाई, मैराथन दौड़, बहुत लंबी दौड़ दौड़ी थी। हालांकि अंतरिक्ष में जो है वो दौड़ना करना चलना भी हालांकि मुश्किल होता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग आगे और देखेंगे, लेकिन उनके हिसाब से जो है वो पहली ऐसी विश्व की महिला थी और वो दौड़ जो है इन्होंने 16 अप्रैल 2007 में ही दौड़ी थी। अगले हमारे आते हैं राकेश शर्मा, जिनका जन्म 13 जनवरी 1949 को हुआ। जन्म स्थान पटियाला, पंजाब में। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री, यानी कि भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ये 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। कब हुए थे ये? तो डेट याद रखिएगा 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए और 7 डेज 21 आवर्स 40 मिनट्स स्पेस स्टेशन सॉल्यूट 7 में बिताने के बाद में धरती पर लौट गए थे। यानी कि ये 7 दिन तक 21 घंटे 40 मिनट स्पेस स्टेशन सॉल्यूट 7 में इन्होंने बताए थे अपने, यानी 7 दिन लगभग इन्होंने बिताए थे। उसके बाद में ये जो है वो धरती पर लौट गए थे। उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट अंतरिक्ष यात्री देखेंगे कि कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री है। पहला आता है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री, पहले व्यक्ति, तो वो थे यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो वो थी वेलेंटिना तेरेश्कोवा। चंद्रमा पर जाने वाले पहले प्रथम व्यक्ति चंद्रमा पर जाने वाले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सारे के सारे पॉइंट है ना आप लोगों को एनसीईआरटी की 5th क्लास की बुक में देखने को मिलेंगे। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। अब देखते हैं हम अंतरिक्ष की विशेषताएं। जब सुनीता विलियम्स जी वहां गई थी और जब वे वापस लौटी थी तो उनसे इसके बारे में कुछ विशेषताएं पूछी गई थी कि अंतरिक्ष में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो उन्होंने बताया था कि पानी वहां पर रुक नहीं सकता, पानी जो होता है वो बुलबुले बनकर उड़ता जाता है। तो जब हम लोग जो है वो अगर हम पानी को पीने की कोशिश मान लीजिए हमने पानी की बॉटल को जो है वो खोला, ठीक है, पानी पीने के लिए, तो हम देखेंगे कि पानी की बॉटल में से पानी के जो है वो बुलबुले की तरह पानी निकल जाएगा, तो हम लोगों को उन बुलबुला को कैच करके और पीना पड़ेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात उन्हें लगी थी। वहां पर वायुमंडल नहीं था, वायुमंडल होने की वजह से वहां पर एक जगह बैठ नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी में वायुमंडल होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बट वहां पर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वहां पर एक जगह नहीं टिक सकते हैं और वहां पर तैरते रहते हैं। वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम लोग यहाँ पर धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही नीचे रह सकते हैं और इसीलिए जो है वो अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो वहां नहीं रुक सकते, वहां पर बाल भी नीचे नहीं रहते हैं। एक जगह रुकने के लिए कि हमें मान लीजिए किसी जगह पे रुकना है ना, तो वहां पर हम रुक नहीं सकते हैं, वहां पर खुद को रखने के लिए वहां पर बांधना पकड़ना पड़ता है या फिर
पकड़ना पड़ता है और वहाँ पर हम टहल भी नहीं सकते। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में सुनीता विलियम द्वारा जो है वो मैराथन जो है वो दौड़ी गई थी कि वहाँ पर टहल भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो मैराथन दौड़ दिखाई दी, मैराथन करके बताई थी। तो ये कुछ बातें थी हमारे आज की वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस करी। इतनी ही जो है वो जितना भी पृथ्वी से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करी। छोटी-सी वीडियो थी, 15 मिनट के लगभग वीडियो है। इसमें हमारे वायुमंडल वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। 15 क्लासेस के अंदर मैं कंप्लीट आप लोगों को ईवीएस करवा दूँगी और इसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। इसके अलावा टैग वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो उसको भी आप लोग जो है वो ज़रूर देखें क्योंकि बहुत अच्छे टैग वर्ड्स हैं। सीडीपी के टैग वर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर वे ये वीडियो भी आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और इन नोट्स को कम्युनिटी पोस्ट से आप लोग ले सकते हैं या फिर आप लोग जो है वो डायरेक्ट जो है वो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।